नमस्कार दोस्तों, सेल्स मैनेजर की स्पेशल और डेडिकेटेड वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एज अ सेल्स मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर आपके सामने आप क्लाइंट से मिलने जा रहे हो। क्लाइंट ने आपको बोला कि ये लीजिए मेरी बैलेंस शीट और देखिए कि आपको कैसी लग रही है ये बैलेंस शीट। तो मैंने आपको बताया था कि क्विक 5 मिनट में अगर आप नज़र मारेंगे तो आपको बैलेंस शीट में कैसे रेशियोज को कैलकुलेट कर लेना चाहिए ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बन सके। तो आज हम देखेंगे कि अगर आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रेजेंट हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फटाफट से नजर मारनी हो तो क्या क्या फटाफट से देख लें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो देखेंगे आज। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें होती हैं आपको वो मोटा मोटा मालूम है। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होगी, जीपी रेशियो हम बोलते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो, एबिडा मार्जिन हो गया क्लाइंट का, नॉन ऑपरेटिंग इनकम से हो गया, कोई नेचर ऑफ बिजनेस पता करना है वो हो गया। तो कुछ ये ब्रॉडर टर्म्स हैं कि वो आपको यहाँ पे नजर मारनी है। देखिए मैं फिर वो रिपीट करता हूँ कि जब आप कोई फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो फाइनेंशियल्स एक लैंग्वेज है बिजनेस की, तो वो आपसे बातें करते होने चाहिए। फाइनेंशियल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपसे बात करता होना चाहिए कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा तो आपको समझ में आया कि यार ये बंदा कर क्या रहा है, लोकल माल बेच रहा है, फॉरेन में बेच रहा है, लोकल खरीद रहा है, फॉरेन से खरीद रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, अगर मतलब उस तरह की डिटेल्स हैं तो किस किस तरह के ये खर्चे कर रहा है बिजनेस के अंदर, क्या एक्सेप्शनल खर्चा हुआ है। मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा देखा कि भाई उसके बिजनेस में तो फायर लग गई थी, तो आपके सामने एक क्वेश्चन हो गया कि सर फायर कब लगी थी, कितना नुकसान हुआ, क्या स्टेटस है आपका। कोई बैड डेट्स का खर्चा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सेप्शनल नजर आ गया तो आप देखिए कि बैड डेट्स इस क्लाइंट के हो रहे हैं, तो वो मतलब एक अगर बड़ी अमाउंट है, हेल्दी अमाउंट है तो मतलब एक रिस्की बात है कि उसके डेटर्स से पैसे रिकवर नहीं हो रहे, पेनल्टियां जा रही हैं, लीगल फीसिस पे कर रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं कि ध्यान देने वाली। क्लाइंट का सारा डोमेस्टिक बिजनेस है और वो डाल रहा है मोटे फॉरेन ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस। भाई फॉरेन ट्रेवलिंग क्यों कर रहे हो अगर आपका सारा डोमेस्टिक बिजनेस है। मतलब ऑल दो मैं ये नहीं कहता कि आपको एज अ सेल्स मैनेजर इतनी माइन्यूट चीजों पे जाना चाहिए, बट ठीक है अगर आपको जितनी ज्यादा डिटेल्ड नॉलेज हो उतना ही अच्छा है सबके लिए। नॉलेज तो कोई बुरी बात है नहीं, आइडली तो ये सारी चीजें क्रेडिट टीम चेक करती है। तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आपको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है। सिंपल कि जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, कि कितने परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट वो कमा रहा है। अब आपने परसेंटेज देख लिया कि भाई इतने परसेंट वो कमा रहा है, तो अब क्या, नेक्स्ट क्या। तो भाई आपको एक इंडस्ट्री का अंदाजा होना चाहिए कि भाई ठीक है आप किसी इंडस्ट्री को फंड करने जा रहे हो तो क्लाइंट पता लगे कि सिर्फ 1-2% ही प्रॉफिट कमा रहा है तो थोड़ा सा कंसर्न रेज होता है माइंड में कि 1-2% ही प्रॉफिट कमा रहा है। और आपने जो मैंने आपको वीडियो समझाई थी कि क्लाइंट से इनिशियल डिस्कशन क्या करें फर्स्ट मीटिंग में, तो आपने उसकी ऑब्लिगेशंस को भी समझ लिया होगा कि क्या डेट बर्डन है, क्या मंथली ऑब्लिगेशंस हैं। तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि यार इतना कम कमा के ये कैसे इतनी ऑब्लिगेशंस को पे करेगा। या फिर दूसरा एंगल, आपने किसी ऐसे सिमिलर कस्टमर से आप पहले मिले हो और आपको पता हो कि वो तो 15% जीपी मार्जिन कमा रहा था, ये 2% पे कमा रहा है, बिजनेस सेम है, ऐसा क्या चक्कर है भाई। तो मतलब वो आपकी नॉलेज डेवलप करना है। जितने क्लाइंटों से आप मिलोगे, जितनी बैलेंस शीट्स आपको स्टडी करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टडी करोगे, उतना आपका कंपैरिजन बेस, नॉलेज बेस आपका बढ़ता चला जाएगा। आपको अंदाजा होता चला जाएगा कि इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट कर रही है और आपका बोरर उस इंडस्ट्री में कहां पे स्टैंड कर रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बिल्कुल सिंपल है, ये एक सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये पहले ट्रेडिंग अकाउंट है, देन नेक्स्ट स्लाइड में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में कुछ नहीं करना, आपको एक ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर देखनी है कि भाई 3 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली 44 करोड़ रुपीस की सेल कर रहा है। तो 44 करोड़ का 10% होता है हमारा 4 करोड़ 40 लाख रुपए के लगभग, ठीक है। ये कमा रहा है 3 करोड़ 60 लाख, तो 10% होता है 440, 5% होता है 220, तो ये समवेयर बिटवीन 440 और 220 के बीच में कमा रहा है 360, यानी कि समवेयर बिटवीन 10 से 5% के बीच में, तो रफली 8 से 9% के बीच में कमा रहा होगा जो मेरा अंदाजा है। तो बस आपको अंदाजे ही तो लगाने हैं, तो बस आपको देख लिया कि यार चल 8-9% प्रॉफिट कमा रहा है। अब जो मैंने आपको बताया था कि एक लैंग्वेज होती है, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज देखनी है। देखिए आपने देखा कि यार इसकी 44 करोड़ रुपीस की सेल है, तो सेल्स वैट यानी कि गारमेंट्स की सेल जो यहाँ पे इसने लिखी हुई है, तो मतलब 23 करोड़ का माल तो इसने बंदे ने लोकली बेचा है, सेम स्टेट में ही बेचा है। ये उसने रिटेल में बेचा है माल, ठीक है। ये उसने माल सेंटर में बेचा है, यानी कि आउटसाइड उसका स्टेट्स भी जा रहा है, पर जो आउटसाइड उसका स्टेट जा रहा है वो कंपेरेटिवली कम है। यहाँ पे भी 6 करोड़ 36 लाख रुपए, तो यानी कि ज्यादा वो लोकल डील करता है, तो सारी की सारी
डोमेस्टिक सेल्स ही है। एक्सपोर्ट इसने स्टार्ट की थी तो 1409 रुपए की ही है, तो माइट भी कुछ सैंपल सैंपल भेजोगे, तो मतलब बातें करनी है, ठीक है। और ये बातें मतलब आपको फटाफट से, आपकी आईज इतनी शार्प होनी चाहिए कि ये मैं तो चलो आपको डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपकी आईज शार्प हो सके। तो इसी तरीके से यहाँ पे उसकी परचेज एंगल पे अगर हम आते हैं, परचेज एंगल पे आपने देखा कि यार ऑयल लुब्रिकेंट की तो कुछ खास नहीं है, सेंट्रल परचेज इसकी ठीक ठाक है, केमिकल्स की इसकी परचेज है, देन कंज्यूमेबल आइटम्स की इसकी परचेज नजर आ रही है, फैब्रिकेशन का काम है, होजरी गुड्स की, नीडल्स की परचेज है। तो सिमिलरली धागे की परचेज है, मतलब धागे की परचेज ज्यादा कर रहा है यहाँ पे, धागे की परचेज यहाँ पे ज्यादा कर रहा है। 23 करोड़ तो मतलब समझ में आ गया कि ये धागा खरीद के आगे काम करवाता है, ठीक है। स्टिचिंग का खर्चा भी दिख रहा है, प्रिंटिंग का, एम्ब्रॉयडरी का खर्चा भी दिख रहा है, तो मतलब काफी इन हाउस प्रोडक्शन वाला काम है। और इलेक्ट्रिसिटी और वेजेस का खर्चा जैसे ही आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग में भी जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी देखा कि 10,34,000 का ही खर्चा है, तो 10,34,000 का तो कोई बहुत बड़ा खर्चा है नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, लाख रुपए से भी कम का बिल बना। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि यार इसका जो बिजनेस है वो मशीनरी इंटेंसिव बिजनेस ज्यादा नहीं है, लेबर इंटेंसिव बिजनेस ज्यादा है। क्योंकि मशीनरी इंटेंसिव अगर होता तो इसका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस वे ज्यादा होता। ऐसे ही आप कोई आयरन एंड स्टील की फर्नेस वाले यूनिट से मिलो, उनका करोड़ों में बिजली का बिल होता है, 5-5, 10-10 करोड़ का बिजली का बिल होता है। पर आपने अगर मान लीजिए किसी फर्नेस वाले यूनिट को आप मिले, तो आपने देखा कि बैलेंस शीट में उसकी सेल तो 50 करोड़ की है, बिजली का खर्चा सिर्फ 10 डाला हुआ है 30 लाख रुपए का। और आपने रिकॉल किया कि आपने किसी और कस्टमर को मिले थे, वहां पे भी इतनी ही अमाउंट की सेल थी और उसका बिजली का खर्चा उसके कंपेरेटिवली 2 करोड़ रुपए का था। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ गई। देन हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट रेशो की। नेट प्रॉफिट रेशो का भी फार्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो मतलब कितने परसेंट नेट में प्रॉफिट कमा रहा है। अब सिमिलर टू ग्रॉस प्रॉफिट लाइन, इसका भी सेम रेलिवेंस है कि कितने नेट कमाई उसको बच के आ रही है और क्या उसका ट्रेंड चल रहा है, कम प्रॉफिट कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। वैसे तो एमएसएमईज में थोड़े मैनेज्ड ही होते हैं, बट वो आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे ये सारे खर्चे उसके लिखे हुए हैं। ये आगे पेज बड़ा था तो मैंने इसके आगे वाले खर्चों को, रेट डिफरेंस के बाद वाले, इनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट, जो 34,75,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। तो इसको आपको कंपेयर करना है 44 करोड़ रुपीस की सेल्स के साथ। 44 करोड़ रुपीस का 1% कितना होता है? 44 करोड़ का 1% होता है अराउंड 44 लाख रुपीस। 1% कितना हो गया? 44 लाख, ठीक है। तो यहां पे इसने प्रॉफिट कमाया है 34 लाख, तो यानी कि 1% से भी बिलो है, बिलो 1% है। तो बिलो 1% कितना होगा? 0.8% होगा, 0.9% होगा, इतना की नेट प्रॉफिट होगा। तो कायदे से अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट की परसेंटेज थोड़ी लोअर साइड पे नजर आ रही है इस बिजनेस की, राइट, कि नेट प्रॉफिट कम आ रहा है। बाकी बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, मैनेज्ड भी होते हैं प्रॉफिट्स, वो एंड टू एंड हमने बाद में देखना है। तो जब हमने इन प्रॉफिट्स को कैलकुलेट किया तो हमारे लिए एक बहुत जरूरी बात हो जाती है उसको, एक कैश प्रॉफिट्स को, उसके एबिडा मार्जिन को कैलकुलेट करना कि कितने कैश प्रॉफिट कमा रहा है, कितने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहा है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले ये देखना है कि यार अगर इसने 34 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी कोई कमाई ऐसी हो जो नॉन बिजनेस नेचर की, नॉन रेकरिंग नेचर की, एक्सेप्शनल कमाई हो और वो भी इस प्रॉफिट में जुड़ी हुई हो। मान लीजिए उसने कोई लॉटरी से यहाँ पे पैसा जीत लिया, कोई हॉर्स रेसिस से पैसा जीत लिया, कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, कोई उसने बैड डेट्स रिकवर कर लिए, कुछ ऐसी उसने इंटरेस्ट इनकम्स दिखा रखी हैं जो वन टाइम, ये तो होगी वन टाइम टाइप ऑफ इनकम। मान लीजिए ये इनकम्स यहाँ पे होती 20 लाख रुपए की, हाइपोथेटिकली 20 लाख रुपए की होती, तो आप कहते हैं यार 34 लाख रुपए में से 20 लाख तो यही है, तो ये जो 0.89% मेरा निकल के आ रहा है, इसमें से मेजर कंट्रीब्यूटर तो यही है। तो अगर ये ना होता तो इसका प्रॉफिट तो खाली 14 लाख रुपए रह जाता, तो कितना लोअर प्रॉफिट होता, ठीक है। ऐसे ही नॉन बिजनेस नेचर की कोई इनकम होती है, मान लीजिए उसको ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इसका काम तो ये गारमेंट्स का काम है, तो अगर ये तो चलो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है, मान लीजिए यहाँ पे ये ब्याज इसका 15 लाख रुपए होता, तो क्या ब्याज इसका बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस की कमाई है? बिजनेस तो इसका गारमेंट्स का है, गारमेंट्स से कौन सी ब्याज की कमाई होती है? ये तो इसने ब्याज में यानी कि एडवांसेस वगैरह दे रखे होंगे, कुछ ना कुछ पैसे डिवर्ट कर रखे होंगे, तो वहां से या तो ब्याज आता होगा, ठीक है। या फिर अगर बोरो से पूछेंगे तो माइट भी उसको कोई सप्लायर से ब्याज आता हो, कस्टमर से ब्याज आता हो, उनको डिलेड क्रेडिट साइकिल देने के लिए, ठीक है।
तो अगर ब्याज की इनकम या कोई ऐसी इनकम जो बिजनेस रेगुलर बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है, ऐसी कमाई कोई हो रही है और वो प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो वो भी आपका कंसर्न है। तो आपको ये यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए कि नेचर ऑफ कमाई किस तरह की है। ऐसे ही आपको खर्चों की डिटेल भी चेक कर लेनी चाहिए कि भाई किस तरह के खर्चे बंदा कर रहा है। अब देखिए उदाहरण के लिए मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि देखिए एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया 8,66,000 रुपए का, मेंटेनेंस, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, ये मोटा खर्चा है। 1 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा, 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा है इसका, सिर्फ ब्याज का। कमीशन का खर्चा, 58 लाख रुपए। तो मतलब ये परचेज जो करता होगा या सेल जो करता होगा, कुछ एजेंट्स इसने बीच में डाल रखे हैं, उनके थ्रू सेल करता है, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ टच बेस नहीं है, एजेंट्स के साथ टच बेस है। तो डेप्रिसिएशन 11 लाख की है, तो मतलब फिक्स एसेट्स का बेस ज्यादा नहीं है। पीएफ का खर्चा, फैक्ट्री रेंट 8,88,000 रुपए। तो पूछिए सर फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, आपकी ओन नहीं है, तो यूजली ये खर्चा अपने फैमिली मेंबर्स को ही होता है, ठीक है। फ्रेट का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, तो मतलब इसने इंश्योरेंस वगैरह करवा रखी है। तो मतलब ये देखिए ये सब रीड करने हैं आपको। ये फिर इंटरेस्ट का खर्चा आ गया 14 लाख रुपए का। ऐसे ही लीगल एक्सपेंसेस 11,000 रुपए के, तो चलो नॉमिनल है। मान लीजिए लीगल एक्सपेंसेस 15 लाख रुपए के पड़े होते, तो मतलब कोई केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 17 लाख रुपए की बना रखी है, तो मतलब यहाँ पे प्रॉफिट में तो टैक्स की प्रोविजन भी माइनस हो रखी है, तो मतलब इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 51 लाख रुपीज के हैं एक्चुअली, ठीक है। डिस्काउंट का खर्चा 24 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रखा है बंदे ने। सैलरीज का खर्चा 29 लाख रुपए का दे रखा है, ठीक है। ट्रैवलिंग का खर्चा 12.5 लाख रुपए का डाल रखा है। तो मतलब ऐसे खर्चों को स्टडी करना है और उनको रिलेट करने की कोशिश करनी है कि यार कुछ एक्सेप्शन तो नहीं है, कुछ बिजनेस मॉडल के साथ हटके तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आपने कोई खर्चा देखा भाई 80-90 लाख रुपए का कोई खर्चा पड़ा हुआ है, रिबेट एंड डिस्काउंट 90 लाख रुपए, करोड़ रुपए का पड़ा हुआ है। भाई इतना रिबेट एंड डिस्काउंट किसको दे दिया आपने? तो मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई बंदा खरीद ही नहीं रहा, तो आपने उसको इतना डिस्काउंट दे दे के बेचा होगा। मतलब समझने की बात है, रीड करने की बात है चीजों को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शनल खर्चा दिखाई दे, जैसे मान लीजिए कोई लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, जो कभी खर्चा दोबारा होना ही नहीं था, तो ऐसे खर्चे को हम काउंट नहीं करते, उसको खर्चा नहीं मानते। मान लीजिए यहाँ पे कोई खर्चा होता है लॉस बाय फायर का 20 लाख रुपए का, तो वो 20 लाख रुपए का खर्चा डलने की वजह से इसके प्रॉफिट 34 लाख रह गए। तो आपको फिर मन ही मन सोचना पड़ेगा कि यार 54 लाख के प्रॉफिट थे, ये 20 लाख का तो वन टाइम एक्सेप्शनल खर्चा हो गया, इस वजह से गिर गया प्रॉफिट, नहीं तो ऐसा कुछ बात नहीं थी। या फिर उसने कोई मेजर कैपेक्स किया, उसकी वजह से उसका डेप्रिसिएशन बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट यहां पे गिर गए। तो आपके दिमाग में आएगा क्रेडिट को भी समझाने के लिए कि देखो कैपेक्स किया है तो डेप्रिसिएशन का खर्चा डला है, तो प्रॉफिट्स कम हो गए इसके, और इसका कैपेक्स का उसको बेनिफिट जो है वो आने वाले सालों में मिलेगा, राइट। तो ये चीज है। तो हमने कैलकुलेट करना है अब एबिडा मार्जिन। तो एबिडा क्या होता है? एबिडा क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले तो पैट उठाते हैं, ठीक है। उसमें से एड बैक क्या करते हैं हम? टैक्स, ठीक है। एड बैक क्या करते हैं हम? इंटरेस्ट। एड बैक क्या करते हैं हम? डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे अमोर्टाइजेशन। तो ये प्रॉफिट मार्जिन जो हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम सेल्स का परसेंटेज देखते हैं कि क्या सेल्स का परसेंटेज है, ठीक है। अब इसमें से हम प्लस माइनस कर देते हैं कोई नॉन ऑपरेटिंग या नॉन रेकरिंग या एक्सेप्शनल इनकम एंड एक्सपेंसेस। अगर कोई इनकम है तो उसको माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस है तो उसको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि वो सारा इसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा था। तो हम नेट में ऑपरेटिंग एबिडा कैलकुलेट करना चाहते हैं। ऑपरेटिंग एबिडा, आपके इस केस में कोई ऐसा इधर तो कोई खर्चा इनकम ऐसा है नहीं एक्सेप्शनल नेचर का, तो यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे पहले पैट उठाते हैं। आप याद रखिए कि प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे माइनस हो रखी है, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस हो रखी है, तो आपका ये पैट ही है। कितना है? 34 लाख रुपए, मतलब 34,75,000 है तो 35 समझ लीजिए। तो आपको मन मन रफ कैलकुलेशन करनी है, और आपने देखना कि 35 प्लस 17,11,000 है, तो 35 प्लस 17 ये हो गया 52, प्लस इंटरेस्ट का खर्चा देख लेते हैं भी कितना है। इंटरेस्ट यहाँ पे आ गए हम 10 लाख का ये रहा, 93 लाख रुपीज का ये रहा, तो ये हो गया 1,03,00,000 रुपए, तकरीबन 1.5 लाख का ये रहा, 1,04,00,000 रुपए हो गया। और उसके बाद नीचे आते हैं और ये रहा 14 लाख रुपए का ये रहा। तो मतलब 1,20,00,000 पे लगभग 1,20,00,000 के लगभग इंटरेस्ट का खर्चा है। मतलब 1,17,18 बनता है, चलो मैंने 1,20,00,000 उठा लिया, 1,20 का ये खर्चा है।
और डेप्रिसिएशन है 11 लाख रुपए की, 11 लाख का इसका खर्चा है डेप्रिसिएशन का, और कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस हमें एज सच बड़ा कोई मेजर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो आपने एक रफ कैलकुलेशन कर ली कि भाई इतना बनता है, ये बनता है 35 प्लस 17, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये बनता है आपका 35 प्लस 17 52 प्लस 11 63 प्लस 120 183। तो 1,83,00,000 रुपए, यानी 1,80,00,000 मान लीजिए। तो आपकी सेल्स कितनी थी? 44 करोड़ रुपीस की। तो 44 करोड़ रुपीस की अगर सेल है तो 44 करोड़ का 5% कितना होता है? 44 करोड़ का 5% होता है आपका 2,20,00,000 रुपए। ठीक है, तो यानी कि ये 2,20,00,000 से स्लाइटली लोअर साइड पे है, तो मतलब मोटा मोटा आपका 4% के लगभग, आपका 4-4.25% के लगभग आपका एबिडा मार्जिन है। ये आपको मन ही मन कैलकुलेट करना है। और जबकि मैं आपको बता दूं कि एबिडा मार्जिन इस बिजनेस मॉडल में 4% का कम है, क्योंकि हम इंडस्ट्री में देखते हैं नॉर्मली 10 से 12%, 7 से 8% का एबिडा मार्जिन इनका होना चाहिए। अब ये जो एबिडा आपने यहां पे कैलकुलेट किया अमाउंट वाइज, कितना आपका बन के आया था? 1,80,00,000 रुपए। तो आपको बस इसी को ही डिवाइड बाई 12 कर लेना है। 1,80,00,000 को डिवाइड बाई 12 किया तो आपका कितना बन गया? ये अराउंड आपका बन गया 1.5 लाख, 15 लाख रुपए महीना, 15 लाख रुपए पर मंथ बन गया। बस आपको ये मानना है कि ये 15 लाख रुपए जो महीना है ना, ये इसका अवेलेबल प्रॉफिट है अपने डेट की ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की। चाहे आप लैब डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वर्किंग कैपिटल में काम कर रहे हैं, तो फॉयर के लिए भी मोटा मोटा यही चीजें उठाई जाती हैं। 15 लाख रुपए है जी अवेलेबल। तो अब आपने क्लाइंट से पूछा ही होगा कि सर आपका कितना टोटल एक्सपेंडिचर है मंथली, ब्याज का और ईएमआई का। ब्याज का तो आपके मोटा मोटा सामने ही है, ब्याज का तो आपको दिख ही रहा है कि 1,20,00,000 रुपए है, तो मतलब 10 लाख रुपए महीना तो ब्याज ही है। ठीक है, और अगर और इन्वेस्टमेंट ले रहा है या और कोई इस बैलेंस शीट के बाद डेट उठाए तो ब्याज और भी बढ़ जाएगा, तो पूछ लीजिए। तो ईएमआई प्रिंसिपल पूछ लीजिए कि कितनी प्रिंसिपल रीपे करते हो। ठीक है, तो उसने बोला कि यार 2 लाख रुपए पे करता हूं, तो आपने देखा कि 10 लाख रुपए तो ये हो गया, 2 लाख रुपए प्रिंसिपल हो गया, तो 10 और 2 12 लाख रुपए महीना हो गया। तो 15 लाख रुपए में से 12 लाख रुपए महीना तो इसका निकल जाता है, तो मतलब डीएससीआर इसकी ठीक है, डीएससीआर इसकी ओके है। ठीक है, लैप मॉडल में है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यार 12 लाख रुपए तो पे कर ही रहा है, पीछे से 3 लाख रुपए बचा, उसमें से भी फॉयर लग जाएगा। फॉयर लगने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा तो उसमें से क्लाइंट तो यार 10 करोड़ रुपए मांग रहा है, तो मेरी लैब की एलिजिबिलिटी कैसे बनेगी? ठीक है, तो फिर आप उसी समय उससे और इनकम प्रूफ्स की बात कर सकते हैं कि सर और बिजनेस में क्या कमाई है, और इंडिविजुअल आईटीआर में क्या है, या कोई आपको यहाँ पे फैमिली डायरेक्टर को सैलरी इंटरेस्ट वगैरह कुछ दे रहे हो कि नहीं दे रहे, पार्टनर को दे रहे हो कि नहीं दे रहे। अगर डीएससीआर आपकी यहाँ पे लोअर बैठ रही थी तो आप ये 15 लाख रुपए में से अगर यहाँ पे कुछ है डायरेक्टर को सैलरी इंटरेस्ट, तो उसको ऐड बैक करके मैन्युअली देख सकते हो कि डीएससीआर कितनी बनती है। तो इस तरह से क्विक ग्लैंस उसके ऊपर आपको लगा लेना है कि ऑपरेटिंगली वो क्या कर रहा है, कुछ कमा भी रहा है कि नहीं कमा रहा, कैश प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। ठीक है, ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग नॉन एक्सपेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेचर ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। तो ये एक क्विक ग्लांस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे यही लगाना होता है, इसके अलावा कोई मेजर कुछ नहीं होता है इसके अंदर। बाकी रेस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे, उसमें आपको समझाएंगे कि जब आपको क्रेडिट सिबिल्स के साथ रिलेटेड क्वेरीज देता है तो आपको उनको कैसे रिजॉल्व करवाना है, कैसे क्रेडिट से बात करनी है, कैसे रिजॉल्व करवाना है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।